प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में कि खास बात इसमें क्या क्या है, मुख्य धाराएं कौन कौन सी है जो अधिकतर भारतीय न्यायालयों में काम में ली जाती है, और विशेष जो धाराएं हैं उनके बारे में हम मुख्य धाराओं के बारे में बताएंगे। संक्षिप्त में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और ये 1 मार्च 1964 को लागू हुआ था। 1 मार्च 1964 को लागू हुआ था। वर्तमान विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 पूर्व विशिष्ट राहत अधिनियम 1887 का एक संशोधित रूप है, यानी कि 1877 का एक संशोधित रूप है, जिसे वर्तमान अधिनियम की धारा 44 द्वारा निरस्त किया गया है। यानी कि 1877 में पहले अंग्रेजों के टाइम में बना हुआ एक्ट, उसको संशोधित करके 1963 में नया अधिनियम बनाया गया था, जो विशिष्ट राहत अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम ठेकों, टोरन और अन्य मामलों से संबंधित मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की शाखाओं में से एक में माना जाता है। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 1872 की शाखाओं में से एक विशेष माना जाता है। हाल ही में विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में संवर्धित संविदात्मक लेन देन अंतर पक्षों और उसमें उत्पन्न होने वाले विवादों को पूरा करने के लिए साहसिक परिवर्तन किए गए। यह अधिनियम अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित कानून को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था और भारत में संबंधित न्यायालयों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्रदान करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई। यानी कि न्यायालयों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थी। विवेकाधीन शक्तियों के परिणाम स्वरूप अधिकांश मामलों में न्यायालयों को एक सामान्य नियम के रूप में हर्जाना दिया गया और अपवाद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन किया गया। हाल ही में यह महसूस किया गया था कि यह अधिनियम देश में तेजी से आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की गतिविधियों के विस्तार के अनुरूप नहीं है। नतीजन विशिष्ट राहत संशोधन विधेयक 2017 संशोधन कानून और ये बिल न्याय मंत्री द्वारा 22 दिसंबर 2017 को पेश किया गया था। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 15 मार्च 2018 को पारित किया गया था। बाद में 23 जुलाई 2018 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि बाद में भी संशोधन विशिष्ट रिलीफ एक्ट जो संशोधित किया गया 2017 में, और 2017 में पेश किया गया था और 23 जुलाई 2018 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। विशेष अध्याय इसमें देख लेते हैं। पहला अध्याय उन लोगों को राहत प्रदान करता है जो अपनी संपत्ति से वंचित रह गए, यानी कि अपनी संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाए, उनसे वंचित रह गए किन्हीं कारणों से। नायर सर्विसेज सोसाइटी बनाम केसी अलेक्जेंडर केस में कोर्ट ने कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत सरकार के खिलाफ फैलाव के लिए कोई भी अनुरक्षण योग्य नहीं है। इस अधिनियम की धारा 4 में बताया गया है कि यह अधिनियम व्यक्तिगत अधिकारों के परिवर्तन के लिए विशेष राहत प्रदान करता है, न कि दंडात्मक कानून लगाने के लिए। इस अधिनियम के अंतर्गत परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकार पर ही आधारित है और इस तथ्य के लिए मूल प्रकृति की स्थापना की जानी चाहिए। एक सरल तरीके से समझा जा करने के लिए समझौता करने के लिए विशिष्ट राहत व्यक्ति के उल्लंघन नागरिक अधिकारों के लिए राहत प्रदान करने से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना, और यदि इस मामले में कोई दंडात्मक प्रकृति है तो इसे साबित करने के लिए स्थापित करना पड़ेगा। हेलो हेलो सर, फोन उठा रहे हैं तो बात भी कर लीजिए। हेलो इसी के संदर्भ में बढ़ते आगे।
इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है और यदि इस मामले की कोई दंडात्मक प्रकृति है तो इसे साबित करने के लिए स्थापित करना पड़ सकता है। अधिनियम की धारा 6 ये निम्नलिखित व्यक्तियों को अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है। एक व्यक्ति को कब्जे से बाहर रखा है, बेदखल व्यक्ति और ऐसे वंचित व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले कोई भी व्यक्ति। संशोधन अब अतिरिक्त रूप से एक व्यक्ति को अनुमति देता है जिसके माध्यम से वंचितों को अचल संपत्ति का कब्जा मिल गया है। वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए धारा 7 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति चल संपत्ति का कब्जा वसूलना चाहता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा व्यक्त प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। धारा 7 में 2 उपखंड हैं जो आगे ये जानकारी देते हैं कि एक ट्रस्टी उस लाभकारी ब्याज के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है जिसका वह हकदार था, और अन्य उपखंड बताते हैं कि संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति को दिए गए विशेष अधिकार की उपस्थिति के साथ भी व्यक्त किया जा सकता है, जो मुकदमा दायर करने के लिए एक आवश्यक रूप से पर्याप्त होगा। धारा 7 की अनिवार्यता इस प्रकार है। चल संपत्ति की उपस्थिति होनी चाहिए जो वितरित या निपटान करने में सक्षम है। मुकदमा करने वाले व्यक्ति के पास प्रश्न में संपत्ति का कब्जा होना चाहिए। संपत्ति पर किसी विशेष या अस्थायी अधिकार का अस्तित्व हो सकता है। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 8 बताती है कि जब कोई व्यक्ति उस लेख के कब्जे में होता है तो वह मालिक नहीं है, जो उस व्यक्ति को इस तरह के लेख देने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसका निम्नलिखित मामलों में तत्काल कब्जा होगा। जब लेख प्रतिवादी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के ट्रस्टी के रूप में आयोजित किया जाता है जिसका तत्काल कब्जा हो, जब धन में मुआवजा पर्याप्त राहत नहीं है, जब व्यक्ति को होने वाले वास्तविक नुकसान का पता लगाना मुश्किल हो, जब लेख का कब्जा गलत तरीके से उस व्यक्ति से स्थानांतरित कर दिया गया वह हकदार है। रद्द करना उन उपायों में से एक है जो अनुबंध में चोटों के खिलाफ पार्टियों के लिए उपलब्ध धारा 31 से 33 कोर्ट के माध्यम से उपकरणों को रद्द करने से संबंधित है। धारा 31 में बताया गया जब कोई साधन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शून्य या शून्य होता है तो उस उपकरण को प्राप्त कर सकता है यदि इससे नुकसान हो सकता है तो। धारा 32 सौदे जब अनुबंध आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मामलों में जहां कुछ अधिकार और दायित्वों के लिए हैं अनुबंध के माध्यम से कुछ दलों के साथ जुड़े रहते हैं तो अदालत तदनुसार दोषपूर्ण भाग रद्द कर सकते हैं। संशोधित धारा 14 के अनुसार लिखित आधार हैं जिन पर विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान नहीं किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि अनुबंधों की निम्नलिखित श्रेणियों को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जहां किसी पीड़ित पक्ष ने अनुबंध का प्रतिस्थापित प्रदर्शन प्राप्त किया है, जहां अनुबंध में निरंतर शुल्क का निष्पादन शामिल है जिसकी निगरानी नहीं की जा सकती है अदालत द्वारा, जहां अनुबंध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर है, अनुबंध अपने स्वभाव से निर्धारित होता है। जोसेफ वी नेशनल मैगजीन कंपनी लिमिटेड केस में एक लेखक ने अपने नाम से लेखक के रूप में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया जिसे फिर से संपादित किया गया था और बदल दिया गया था। एक पत्रिका द्वारा एक अलग शैली में अन्य राय व्यक्त करते हुए वे विशिष्ट के हकदार नहीं थे। अपने अनुबंध के प्रदर्शन के रूप में लेख संपादन की अदालत द्वारा परिरक्षण की आवश्यकता होगी, हालांकि वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर के नुकसान के लिए नुकसान के हकदार होंगे। एक अनुबंध के अनुसार 16 विशिष्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में लागू नहीं किए जा सकते हैं। जिसने धारा 20 के तहत अनुबंध का प्रतिस्थापित प्रदर्शन प्राप्त किया है, ख में जो प्रदर्शन करने में असमर्थ हो गया है, जिसने किसी भी आवश्यक पद का उल्लंघन किया है, वह अनुबंध जो उसकी ओर से किया जाता है वह किया जाता है। जिसने अनुबंध में धोखाधड़ी की है या विचरण के साथ या तोड़फोड़ में काम किया है, अनुबंध द्वारा स्थापित किए जाने का इरादा, जो ये साबित करने में विफल रहा कि उसने हमेशा प्रदर्शन किया है, करने के लिए तैयार है, अनुबंध की आवश्यक शर्तों का प्रदर्शन करें जो उनके द्वारा निष्पादित किया जाना है। अन्य शर्तों के अलावा जिसके प्रदर्शन को प्रतिवादी द्वारा रोका या माफ किया गया
धारा 26 में प्रावधान है कि पक्षकारों की किसी धोखाधड़ी या आपसी गलती के कारण पक्षकारों की वास्तविक मंशा जाहिर न करने पर किसी अनुबंध या अन्य साधन को सुधारा जाए। सुधार में दस्तावेज को वास्तविक पूर्व समझौते के अनुरूप लाना होता है। सुधार के नियम के आवेदन की अनिवार्य है। व्यक्त किए गए समझौते से अलग एक वास्तविक समझौता हुआ होगा। यह पार्टियों के बीच धोखाधड़ी या आपसी गलती के माध्यम से था। सवाल में अनुबंध सही मायने में पार्टियों की मंशा जाहिर नहीं की है। एक तरफा गलती साधन के सुधार के लिए राहत बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत को अर्थ और कानूनी संबंध में पार्टियों की मंशा निर्धारित करेगी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 से 33 रद्द करने से संबंधित है। निम्नलिखित शर्तों को लागू करने के लिए संतुष्ट होने की आवश्यकता है। फर्स्ट में देखते हैं, प्रावधान किसी भी उपकरण पर लागू होते हैं। अनुबंध इच्छा आदि शामिल है। किसी भी व्यक्ति के पास उपकरण शून्य या शून्य होने पर उपकरण रद्द किया जा सकता है उसके खिलाफ, और जिसे इस बात की उचित आशंका है अगर बकाया रहने पर ऐसा उपकरण उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आदेश को रद्द करना, यदि उपकरण पंजीकृत हो गया है न्यायालय भी अपने डिक्री की एक प्रति भेजेगा। उपकरण को आंशिक रूप से रद्द किया जा सकता है। अदालत ने लाभार्थियों को दिए गए लाभों को बहाल करने का मुआवजा देने का निर्देश दिया। धारा 33 में दो प्रमुख है, यानी रद्द होने के बाद पीड़ित पक्ष को शक्तियाँ और रद्द करने के बाद प्रतिवादी को आदेश। गीतारानी बनाम पाल बनाम दिव्येंदु कुंडू केस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया ताकि वादी निपटान के बारे में वाद दायर कर सकता है तो ये पर्याप्त है यदि वह साबित करता है कि वह उस संपत्ति के शीर्षक पर हकदार है। एक बार शीर्षक साबित होने के बाद संपत्ति या अन्य चीज़ों से विनिवेश किए जाने जैसे अन्य विवरणों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। NP तिरुगनानम बनाम डॉक्टर RJ मोहन राव केस में न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि जब किसी मामले में देखा जाता है कि वादी स्वयं अनुबंध में अपने हिस्सों का प्रदर्शन नहीं करता है या न ही प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए विशिष्ट निष्पादन अधिनियम के संबंध में निर्णय एक पक्ष के तहत जारी किया जाएगा। प्रेम सिंह बनाम बीरबल के केस में अदालत ने यह माना है कि जब कोई अनुबंध वैध है तो इसे रद्द किए जाने में कोई संदेह नहीं उठता है, और जब यह शून्य एबी इनिटिव है जिसका अर्थ है कि कानून में शुरू से ही है कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसे रद्द करने का कोई विकल्प भी नहीं उठता है क्योंकि ये कानून की नज़रों में मौजूद नहीं है। जब किसी अनुबंध का कोई अस्तित्व नहीं होता है तो उस पर कोई कार्रवाई लागू नहीं की जा सकती। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में पक्षकारों को वाद के लिए दी गई राहतों का एक सेट है। उनके पास विभिन्न राहतें एवं नियम लागू किए जाते हैं जो सभी को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून और नुकसान के साथ नहीं करेगा। जिन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा की है उन्हें उनके द्वारा प्राप्त सभी गैर कानूनी लाभों को बहाल करने की स्थिति में होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ और आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963।